नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और एक नई वीडियो में एक नई समस्या के साथ उसमें मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जो समाज में जो समस्याएं हैं जो निकल के सामने आती हैं, क्योंकि जो समस्या का समाधान उनको में मिल पाता है, तो क्योंकि एक समस्या का अगर उनको समाधान मिल गया तो ज़रूरी सी दूसरे लोगों को सीख भी मिलती है कि अगर जो ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है तो उनसे दूसरे लोगों को सीख मिलती है कि ऐसा करते करें या ना करें, जिससे कि हमारा नुकसान हो सके या नुकसान होने से हम बच सकें। वीडियो पे अगर जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, अगर जो पहली बार देख रहे हैं, अगर जो आपको जानकारी इसमें कुछ अच्छी लगती है या कुछ इसमें नई चीज़ आपको सीखने को मिले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और आज की जानकारी के लिए मैं एक नया समस्या और नई जो तथ्य हैं मैं उसके सामने आपके सामने उपस्थित आया हूं। और जो आज का विषय है बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन है, जो समाज में हर जगह देखने को मिलता है कि आखिर इसमें क्या करना चाहिए। जो बेल का जो प्रोविज़न है, जो ज़मानत के जो कानून है, जो उनके तथ्य हैं, वो किस प्रकार आम आदमी को मिलना चाहिए या उनसे वो कैसे लेने से वंचित रह जाता है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों पे मैं आज चर्चा करने के लिए उपस्थित आया हूँ, जिसमें कई सारे बिंदु हैं। तो सारे बिंदुओं पे मैं एक एक करके चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा और ये मैं देखता हूँ कि आखिर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया है, तो गिरफ़्तार करके उसको 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के सामने उसको पेश करना होता है। ये इस चीज़ में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इन सारी चीज़ों पे ये जो बिंदु है, इन पे मैं पहले भी कई वीडियो पे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि उसमें मैं बता चुका हूँ कि अगर जो अरेस्ट हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, और अगर जो उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही तो कैसे दर्ज करानी चाहिए। खैर, आज के विषय में आ जाते हैं कि जो बहुत ही महत्व और बहुत ही जनरल चर्चा का विषय होता है कि बेल का लिए, यानी कि ज़मानत का। तो ज़मानत अगर जो व्यक्ति को मिलेगी तो कैसे मिलेगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चार्जशीट अगर जो फाइल होती है, नहीं फाइल होती, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जो तथ्य मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो बताने से रह जाएंगे, यानी कि वो वंचित रह जाएंगे, जो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। जो एक समय सीमा है, वो समय सीमा में सभी चीज़ों को संकलित करना है, ये भी आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि बेल में आखिर ये प्रोविज़न क्या है। बेल अगर जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए और कब मिलनी चाहिए। मौलिक अधिकार उसका क्या है, जो उसके लॉ हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या कहते हैं। तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने कई जजमेंट में भी निर्धारित किया है कि जो बेल है वो हर किसी का राइट है और जो जेल है वो एक्सेप्शन केस है, यानी कि हर किसी को किसी भी वाद में उसको बेल मिलना इज़ अ फंडामेंटल राइट्स है, उसको जेल में बंद नहीं किया जा सकता। जेल किसी एक विषम परिस्थिति में, एक जटिल जो परिस्थिति होती है एक्सेप्शन केसेस में, उस स्थिति में उसको जेल जाने की या जेल में भेजने का उसका प्रावधान है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 हमारे भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, वो भी इस चीज़ को एम्पावर करते हैं, समर्थन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसको समय सीमा, किसकी बाउंड्री में, उसको समय सीमा के दौरान उसको डिटेन यानी कि निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 436 सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि हर किसी को बेल मिलनी चाहिए। अगर जो कोई ट्रायल शुरू हुआ है तो उसको अननेसेसरी, अनवांटेड तरीके से उसको जेल में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो आज का जो मुख्य विषय है उसको 436 पे ना जाके हम 437 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो गैर जमानती वारंट हो गया है तो उसमें बेल उसको कैसे मिलनी चाहिए और कब मिलनी चाहिए। क्योंकि जो बेल होती है वो 4 तरीके की होती हैं। इसमें सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो तथ्य हैं, अलग अलग जो उनके जो अपराध हैं, अपराध करने की जो ग्रेविटी है, जो उसकी जो स्थिति है, उसके हिसाब से अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। 436 में सीआरपीसी में बेल का प्रोविज़न आता है कि हर किसी को बेल मिलनी चाहिए, जेल इज एक्सेप्शन केसेस। और बेल में रहते हुए वो अपने जो तथ्य हैं, जो उसमें जो उसके जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सही हैं या झूठे हैं, उन अगर जो वो, क्योंकि ये भी हो सकता है झूठे तथ्य लगाए गए हों, तो उसके खिलाफ वो अपने जो सबूत हैं, जो अपने उसकी जो पैरोकारी है, वो उसको तरीके से, सही तरीके से वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वो अभियुक्त कर सके। दूसरे नंबर पे आते हैं कि एनपीडब्ल्यू अगर जो जारी हो जाता है तो अगर जो तो उसको उसमें कैसे बेल मिलनी चाहिए, ये कब मिलेगी। तो 437 ये एम्पावर करता है कि हर किसी को जो एनपीडब्ल्यू पे जो डिटेन होके ये जो पुलिस पकड़ के लाई है उसको उस पर डिस्चार्ज किया जाए, यानी कि उसको बेल दिया जा सके। और इसके अतिरिक्त 438 जो एंटीसिपेटरी
बेल की बात करता है, तो एंटीसिपेटरी बेल यानी कि चार्जशीट फाइल होने से पहले प्रस्तुत की जाती है। अगर जो आपके तथ्य, आपके कारण अगर जो कोर्ट पे, माननीय न्यायालय के सामने अगर जो समझ में आते हैं कि उस पर विश्वास करती है कि जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल की आपको दे दी जाती है। और नेक्स्ट आते हैं 439 में। 439 एक स्पेशल बेल होती है। इसमें माननीय सेशन कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कि गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं उनके अंतर्गत ये प्रार्थना पत्र जमानत हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। और एक नई तरीके के जो बेल का जो शब्द सामने आता है कि डिफ़ॉल्ट बेल होता है। डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न कहीं से अलग नहीं है सीआरपीसी में। डिफ़ॉल्ट बेल के एक सर्कमस्टेंसेस के आधार पे उसको डिफ़ॉल्ट बेल का नाम दिया गया है। यानी कि अंडर सेक्शन अंतर्गत धारा 167 में सीआरपीसी में ये प्रोविज़न दिया गया हुआ है कि हर किसी जो भी विवेचना अधिकारी है उसको 60 दिन के अंदर हर किसी भी मामले में हर किसी के जो तथ्य हैं, जो भी एफआईआर दर्ज है, सभी में 60 दिन के अंदर उसको चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है। लेकिन किसी कारणवश जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिनमें 10 साल की सज़ा या उनसे ऊपर की सज़ा है, उनमें उनको ये दिया गया है कि हर किसी स्थिति में, एवरी सर्कमस्टेंसेस में 90 दिन के अंदर यानी कि 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करनी होती है। लेकिन अगर जो आईओ यानी कि पुलिस के अधिकारी अगर जो वो 90 दिन की अवधि के उपरांत भी अगर जो गंभीर प्रकृति का भी अगर जो कोई अपराध है उसमें वो चार्जशीट नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो उस स्थिति में भी माननीय न्यायालय को ये एम्पावर्ड, ये उनको शक्ति प्रदान करती है। साथ में विवेकाधिकार का भी एक शक्ति होती है कि जिसमें वो माननीय न्यायालय ये विश्वास करती है कि जो विवेचना अधिकारी है उन्होंने समुचित अवधि में चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, तो इस स्थिति में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा वो अंतर्गत धारा यानी कि 167 में इसका प्रोविज़न का लाभ मिलते हुए वो डिफ़ॉल्ट बेल की कैटेगरी में आता है। तो ये शब्द यहीं से ड्राइव्ड होता है, जो निकल के आता है कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या है। डिफ़ॉल्ट बेल बेसिकली यही कि अगर जो समय सीमा जो दी गई है पुलिस को, उस समय सीमा में अगर जो चार्जशीट या आरोप पत्र जो जांच की जो आख्या है वो अगर जो निकल के नहीं आई है कोर्ट के सामने, तो उस स्थिति में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसी प्रार्थना पत्र को हम डिफ़ॉल्ट बेल का नाम देते हैं। और उसमें एक्यूज्ड को उसमें ये एक्यूज्ड के पास ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर चार्जशीट नहीं आई है तो ये लापरवाही पुलिस की है या जो विवेचना अधिकारी है, जो आईओ हो, ये उसकी फॉल्ट है। उसकी अगर दूसरे की गलती किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की जो उसकी मिस्टेक है, जो गलतियां हैं, वो उसका भुक्तभोगी कोई अन्य व्यक्ति बने। तो इसी आधार पर माननीय न्यायालय अगर जो ये आपके जो तथ्य कारण अगर जो आप माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर ले जाते हैं, सेटिस्फाई कर ले जाते हैं, तो माननीय न्यायालय आपको उसमें जमानत की जो बेल के ऑर्डर पारित कर देती है और आपको बेल के लिए आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो बेल होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं और कब कब कौन सी बेल मूव करनी चाहिए, मूव की जाती हैं। तो जो आज का विषय है वो है सेक्शन 137 यानी कि उसको बेल कब और कैसे मिलनी चाहिए, यानी कि NBW का जो गैर जमानती वारंट अगर जो पारित हो गए हैं तो उसको व्यक्ति को कैसे बेल मिलनी चाहिए। और साथ में अगर जो चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है तो गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं यानी कि जिनकी सज़ा 3 साल से ऊपर है या ज़्यादा है, तो उस स्थिति में भी सेक्शन 437 के अंतर्गत वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं जमानत के लिए। और आपके कारण और आपके तथ्य अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत करते हैं और माननीय न्यायालय आपके तथ्य पे और जो अपने कारण जो एक्सप्लेन किए हैं, जो प्रदर्शित किए हैं अपने प्रार्थना पत्र पे, उन पर वो विश्वास करती है। और विश्वास आपको दिलाना होगा, यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन होगा वो होगा जो माननीय न्यायालय को अगर जो विश्वास दिला ले जाता है तो उस आधार पर माननीय न्यायालय उनको जो जमानत के आदेश उसमें पारित कर देती है। तो और अगर जो NBW में पुलिस के द्वारा अगर जो गिरफ्तार करके लाया गया हुआ है, अगर जो गिरफ्तार अच्छा कब किया जाएगा ये भी जरूरी। अगर जो किसी तथ्य में अगर जो वो किसी अपनी पेशी के दौरान यानी कि तारीख पेशी में एब्सेंट रहता है या और इसके साथ में अगर उसके अधिवक्ता भी एब्सेंट रहते हैं, तो उस स्थिति में माननीय न्यायालय उनकी अनुपस्थिति में उनके वारंट के आदेश पारित कर देती है। और साथ में पुलिस को सख्त निर्देश देती है कि जो सो एंड सो जो मिस्टर X या Y हैं, इनको हर किसी स्थिति में इनको पकड़ के मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, गिरफ्तार करके लाया जाए और ऐसा करने में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। और मैं इस पर नहीं डिस्कस करूंगा, इसके मेरे लिए मैं पहले से वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपको तारीख पे ना जाने से कोर्ट क्या करती है और क्या कार्यवाही की जाती है।
तो एनबीडब्ल्यू पे अगर जो वो पकड़ के आया हुआ है, एनबीडब्ल्यू में उसको जेल भेज दिया गया है और जेल भेजने के उपरांत उसमें 437 में ये बेल मूव की जाती है कि जिसमें कोर्ट को ये भरोसा दिलाया जाता है ये कारण और जो तथ्य हैं वो आपके अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और कोर्ट अगर जो आपके जो तथ्य हैं जो कारण उस पर भरोसा करती है और साथ में ये इसको लगता है कि जो आपने जो डिले हुए हैं, जो आदेश आपके पारित हुए हैं वो त्रुटिवश किसी कारण से पारित हो गए हैं और भविष्य में ऐसी गलती या ऐसी त्रुटि आप नहीं करेंगे, ये आप अगर जो न्यायालय को विश्वास दिलाते हैं आपके तथ्य और आपके कारण पे विश्वास करते हुए जमानत के आदेश पारित कर देती हुए। तो ये तो हो गई लॉ की बात। अब बात कर लेते हैं कि अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, एम्पावरमेंट इसका कहाँ से लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे कि हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ क्योंकि एक लेमैन है उसको कानून की इतनी जानकारी नहीं हो पाती है कि जो कि प्रोफेशनल जितनी जो एडवोकेट होते हैं, जो लॉयर होते हैं उनको इतनी होती है। तो सबसे पहले अगर जो आपको ऐसे तथ्य का जो ऐसी समस्या के साथ आपको झेलना पड़ता है, अगर जो आप उसको उसमें लेकर आएँ तो सबसे पहले अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपको संपर्क करना चाहिए। अधिवक्ता के जरिए आपके जो जमानत प्रार्थना पत्र हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और जो तथ्य हैं, जो कारण जो आपने बताए हैं वो आपके जरिए आपके माध्यम से अधिवक्ता माननीय न्यायालय को वो स्पष्ट करेंगे, वो उनको विश्वास दिलाएंगे और उनको संतुष्ट करेंगे कि जो आपके जो तथ्य हैं, जो कारण है वो त्रुटिवश या आपके कंट्रोल से बाहर थी वो स्थितियाँ, इस स्थिति में वो आदेश पारित हो गए हैं और भविष्य में ऐसी कोई भी त्रुटि या ऐसी गलती नहीं होगी। और साथ में आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाएंगे कि जो ट्रायल चला, जो विचारण चलेगा उसमें जो अभियुक्त है वो पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से पूरा सहयोग करेगा, किसी भी तरीके से कोई भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। अगर जो ऐसे तथ्य, अगर जो ऐसे कारण आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो माननीय न्यायालय आपके जो तथ्य हैं उन पर विश्वास करती है और आपके लिए जमानत के आदेश पारित कर देती है। और आज का वीडियो इतना ही, यहीं तक था और आशा करते हैं आपको इसको जानकारी मिली होगी और आपने आज वीडियो पूरा देखा होगा। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा अगर जो आप हमसे कोई निजी जानकारी, कोई अगर जो हमसे आप जानना चाहते हैं या आपकी कोई निजी कोई समस्या है जो सभी के सामने स्पष्ट रूप से या आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो हमसे उससे जो संपर्क करने का जो माध्यम है, व्हाट्सएप का नंबर है, हमसे आप उसमें अपॉइंटमेंट लेके हमसे आप बात कर सकते हैं। हम उसमें प्रयास करेंगे आपकी जो सारी समस्या हैं उनको हम आप सही तरीके से उनको संतुष्ट कर सकें। और साथ में एक रिक्वेस्ट और ये भी करना चाहूँगा अगर जो आप वीडियो अंत तक देख लें इसके लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आपको बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको भविष्य में मेरी सारी वीडियो जो जानकारियाँ हैं वो मिलती रहें। और साथ में हमें आप कमेंट करके भी बताइए कि आपके जो प्रश्न हैं या आपसे जो जानना चाहते हैं या वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई कमी है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं उसका प्रयास करूंगा उसको दूर करने, अगर जो कोई कमी रह जाती है तो मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपके जो प्रश्न होंगे उनका भी मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।